सभी मित्रों को नमस्कार। जावेद सिद्दीकी जी पर एकाग्र की यह 9वीं प्रस्तुति है और आज हमारे साथ जावेद सिद्दीकी जी के कुछ खास पक्षों पर बात करने के लिए उपस्थित हैं अमित अग्रवाल जी। अपने तमाम दर्शकों की ओर से मैं अमित जी का हार्दिक स्वागत करता हूं। थैंक यू। मित्रों, अमित अग्रवाल वर्तमान में एक बड़ी मल्टीनेशनल कंपनी में कार्यरत हैं और वहां कई कंपनियों के लिए जो मानव संसाधन का काम देखा जाता है, बड़े स्तर पर जिस तरह की नियुक्ति होती है उससे जुड़े हुए हैं। और पूर्व में अमित जी यूटीवी के लिए प्रोडक्शन का काम भी देखते रहे। अमित जी वैसे तो कॉरपोरेट जगत से आते हैं, उससे जुड़े हुए हैं, मगर फिल्म, साहित्य, संस्कृति आदि में इनकी गहरी रुचि है और जब इन्हें समय मिलता है नाटक देखते हैं, फिल्में देखते हैं, साहित्य पढ़ते हैं। एक खास परिचय यह कि अमित अग्रवाल जी जावेद सिद्दीकी जी के दामाद भी हैं। ऐसे में आज की इस चर्चा में एक लेखक के कामों पर तो चर्चा होगी ही। अमित अग्रवाल बतौर एक व्यक्तित्व कैसे उन्हें देखते हैं, कैसे घर के एक मुखिया को देखते हैं और वह जावेद सिद्दीकी कैसे निरंतर अपने कामों में लगे रहते हैं, इन सब पर बातचीत होगी। और एक रचनाकार जो हर तरह के लेखन में अपनी एक खास महारत हासिल रखता है, वह उम्र के इस पड़ाव पर आकर भी अभी वे शीघ्र ही 13 जनवरी को 80 वर्ष पूरे करेंगे। उसी अवसर पर यह एकाग्र हो भी रहा है। तो इस उम्र में आकर भी उनमें कई नई चीजों को समझने की जो काबिलियत है, उस पर भी अमित जी प्रकाश डालेंगे। हम जानते हैं कई लोग, कई अपने कला में खास महारत रखने वाले लोग भी एक समय के बाद डिजिटल डिवाइड के शिकार हो जाते हैं। जो तकनीक की जो दुनिया है वह बदल जाती है और उन्हें कहीं ना कहीं लगता है कि हम पीछे हो रहे हैं, जिसे हम टेक्नोलॉजी की भाषा में डिजिटल डिवाइड कहते हैं। लेकिन जावेद सिद्दीकी जी इन सब से बेपरवाह, बड़े सहज रूप से लोगों से जुड़े हुए हैं। एक के बाद एक कई पीढ़ियों से उनका जुड़ाव है। तो आज हम इन सभी पक्षों पर बातचीत करेंगे। और मित्रों, आज 10 जनवरी है, विश्व हिंदी दिवस है। एक खास अवसर है जब पूरे विश्व में हिंदी को एक आवश्यक भाषा के रूप में, एक ग्लोबल भाषा के रूप में देखते हुए इस पर कई सारे कार्यक्रम हो रहे हैं। आप सभी मित्रों को विश्व हिंदी दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं और मैं अमित जी से अनुरोध करता हूं कि वे कृपया अपनी बातचीत आरंभ करें और शुरुआत यहीं से हो कि पहली भेंट जावेद सिद्दीकी जी से उनकी कब हुई और उसके क्या प्रसंग रहे। अमित जी। धन्यवाद अर्पण कुमार जी। आप ये पूरी सीरीज कर रहे हैं इसके लिए, और मुझे यहाँ बुलाया, आपने वक्त दिया उसके लिए। और मुझे पता नहीं था अभी तक कि आज विश्व हिंदी दिवस है। एक बड़ा अच्छा अवसर है वो, और मुझे इस पे बोलने का मौका मिल रहा है जावेद साहब के लिए, ये एक बड़े गर्व की बात है। आपने शुरुआत करने को कहा मेरी पहली मुलाकात से, तो मेरी पहली मुलाकात उनसे हुई थी शायद 20-22 साल पहले। तब मैं नया नया मुंबई में आया था और उनके बारे में तब सुना ही सुना था, एक बहुत बड़े राइटर, एक बहुत बड़े लेखक के बारे में। डीडीएलजे तब सिर्फ एक मूवी ही नहीं थी, बहुत बड़ी रेंज थी। और उसके अलावा जो सभी मूवीज उन्होंने लिखी हैं और सारे नाटक जो उन्होंने लिखे हैं, उसको देखते हुए बहुत बड़ा नाम थे वो मेरे लिए।
और उनके घर में बुलाया गया। मुझे याद नहीं कौन सी पार्टी थी, शायद 31 दिसंबर रही होगी या कोई इस तरह की 31 दिसंबर की पार्टी थी जब मैं उनके घर पहली बार गया था। और काफ़ी संकोच था कि इतने बड़े सेलिब्रेटेड राइटर के घर जा रहा हूँ, पहली बार शायद किसी सेलिब्रिटी से मिलने वाला था। तो गया और घर की बेल बजाई, और जब दरवाज़ा खोला तो सामने जो चेहरे दिखे 5 6 7, वो सब वो चेहरे थे जिनको उससे पहले सिर्फ बड़े पर्दे पर देखा था। तो जो इसको इंग्लिश में इंटिमिडेशन बोलते हैं, वो और ज़्यादा बढ़ गया। बहरहाल चूंकि गए थे तो पार्टी तो अटेंड करनी थी, तो गए अंदर। पर मुझे याद है कि शायद मुश्किल से 5 या 10 मिनट गुजरे होंगे जब मुझे वो वहाँ पे ऐसा कुछ लगा ही नहीं कि मैं किसी सेलिब्रिटी के घर या किसी जाने माने आदमी के घर आ गया। सब कुछ बड़ा ही नॉर्मल सा था। सब लोग बहुत अच्छे से बात कर रहे थे। आई फेल्ट एट ईज, आई थिंक विद इन 5 10 मिनट्स। और मुझे याद है कि उसके बाद जब वो मेहमान थोड़े थोड़े अपने में बिजी हो गए, तब जावेद साहब ने मेरे साथ 15 20 मिनट कुछ बातचीत की। और उन 15 20 मिनट की बातचीत में भी मुझे याद है कि वो इतने बड़े राइटर होने के बावजूद सुनने से ज़्यादा मुझसे पूछ रहे थे। और ये जो उनकी क्वालिटी है वो आज तक हम दोनों की बातचीत में कंटिन्यू है कि हम जब भी बात करते हैं तो वो जितना बोलते हैं उतना ही पूछते भी हैं। उनको उनको जानने का, सुनने का बहुत शौक है। और उनके परिवार में जहाँ सब लोग मीडिया बैकग्राउंड से आते हैं, मैं एक ऑड मैन आउट हूँ, तो हम लोगों की चर्चा में वो कॉर्पोरेट जगत में, व्यापार जगत में क्या हो रहा है, कैसे डेवलपमेंट्स हो रहे हैं, वो सब में वो बहुत महीन इंटरेस्ट लेते हैं, सुनते हैं और पूछते हैं और उस पर अपनी राय रखते हैं। सो वो इस तरह से मेरी उनसे मुलाकात पहली बार हुई थी। हालांकि उसके बाद फिर ज़्यादा मिलना जुलना तो जब एक बार मैं उनके परिवार का हिस्सा बन गया, उसके बाद पिछले 14 15 साल में ज़्यादा हुई, जब हम लोग अक्सर डिनर्स पे या फैमिली लंचेस पे, डिनर्स पे मिलते रहते हैं और उनसे लंबी लंबी बातें भी होती रहती हैं। सो ये एक शुरुआत थी उनसे जान पहचान की, उनसे रिश्ते की। जी। और मित्रों, हम देख रहे हैं कि एक साहित्यकार जो अपने अलग अलग कामों में कहीं ना कहीं अपने आसपास के परिवेश को चित्रित कर रहा होता है, कभी खाके के माध्यम से, कभी रेखांकन के माध्यम से, कभी अपनी कहानियों में आए पात्रों के माध्यम से, कभी जो फिल्मों में वे जिन पात्रों को गढ़ता है उनके माध्यम से। मगर इस तरह के जो एकाग्र होते हैं, इनमें हम उस लेखक पर चर्चा करने लगते हैं, उसे केंद्र में ले आते हैं। कोई भी लेखक स्वयं को केंद्र में लाने से बचता है, क्योंकि वह आजीवन औरों के बारे में लिखता रहता है। अगर हम कोई अफसाना लिखते हैं तो किसी और के लिए लिखते हैं। जाहिर है कि उसमें हमारे खुद के अनुभव या किसी पात्र को देखने की हमारी अपनी दृष्टि तो आती है, मगर हम स्वयं अधिक से अधिक उससे बचना चाहते हैं। तो लेकिन इस एकाग्र में बिल्कुल स्थिति पलट जाती है और हम लेखक विशेष पर बातचीत करते हैं, क्योंकि यह आवश्यक भी है। एक लेखक जो कितनी मेहनत से एक एक चरित्र को गढ़ता है, और अगर वह चरित्र लोकप्रिय हो जाता है, जिसे लोग पसंद करने लगते हैं, जिसकी बातचीत इन्होंने की उन खास हिट फिल्मों की, तो वह फिर अपने आप में उसके लेखन की एक सार्थकता भी है कि पब्लिक जो है, जिसे हम आम जन कहेंगे, पब्लिक भी कैसे उसको पसंद कर रही है। अमित अग्रवाल जी, क्योंकि आप स्वयं कॉरपोरेट जगत से जुड़े हुए हैं और उसकी दुनिया को, अंदरूनी दुनिया को बेहतर ढंग से जानते समझते हैं, अगर हम उनकी फिल्म बाजीगर की बात करें तो बाजीगर तो कॉरपोरेट जगत की ही एक कहानी है। निश्चय ही उसमें जो हीरोइज्म के जो हमारे जाने पहचाने प्रचलित
मुहावरे थे, जो हमारा माइंड सेट था, ऐसी फिल्मों के बाद वह माइंड सेट भी टूटता है, नए तरह से हम सोचने पर विवश होते हैं, और उसमें ऐसी कई कहानियां कारपोरेट जगत की भी आती हैं। तो उनकी कुछ और फिल्मों के बारे में बात करें, या इस फिल्म पर भी बात करना चाहें तो करें। बाजीगर, डर, जी डीडीएलजे नहीं, की तो बात की आपने। जी जी जावेद साहब की तो जितनी भी लिखी हुई फिल्में हैं, मूवीज हैं, वो सब अपने आप में खुद भी लैंडमार्क हैं, और उनके जो संवाद हैं, जो डायलॉग्स हैं, वो भी लैंडमार्क हैं। आपने बाजीगर की बात की। बाजीगर का जो डायलॉग है वो हार के जीतने वाले को बाजीगर कहते हैं। वो तो मेरे ख्याल से कॉर्पोरेट वर्ल्ड में दिन में 4-6 बार यूज होता होगा, अगर आप टोटल कॉर्पोरेट वर्ल्ड की कॉन्वर्सेशन को रिकॉर्ड करें तो। क्योंकि वो बहुत ही एक चाहे वो शेयर मार्केट हो, चाहे वो बिजनेस डिसीजंस हो, जी ये एक ऐसा डायलॉग है जो अक्सर लोगों के उसमें लाइफ में डीलिंग्स में फिट हो जाता है, बिकॉज हार जीत तो लगी रहती है। सो लेकिन जो भी हारता है उसके लिए एक बड़ा मोटिवेशनल डायलॉग है कि कोई बात नहीं, जो हार के जीतता है उसी को बाजीगर कहते हैं। सो तो उनकी जितनी भी फिल्में हैं, वो बाजीगर की आपने बात करी, कॉर्पोरेट से जुड़ी हुई, उतनी ज्यादा कॉर्पोरेट से जुड़ी हुई तो नहीं है, हालांकि उसका बिजनेस का बैकग्राउंड जरूर है, वो उसमें कुछ दिखाया है उन्होंने। वो बहुत ज्यादा रोजमर्रा की व्यापारिक जिंदगी में यूज होता नहीं है। लेकिन जितनी भी फिल्में आप उनकी देखें, चाहे वो डर हो या बाजीगर हो या राजा हिंदुस्तानी हो, दिलवाले हो, उमराव जान हो, सोनी महिवाल हो, या जो लेटर में भी आई, क्रिश हो, सॉरी नॉट क्रिश, कोई मिल गया आई थिंक। तो वो सब मूवीज में आप जो एक चीज देखेंगे वो ये कि जितनी भी उनके जो डायलॉग्स हैं, जितने भी वो कैरेक्टर्स बात कर रहे हैं, वो उस समय की बात कर रहे हैं। मतलब आप अगर बात करें एक मूवी जो 80s में आई थी, जो जैसे सोनी महिवाल है, या उससे जुड़ी जो और मूवीज हैं, वो 80s की भाषा ज्यादा बोल रहे थे। और 90s, मिड 90s में जबकि एक हिंदुस्तान जो है वो एक बहुत जिसको बोल सकते हैं आप करवट ले रहा था, क्योंकि 91 में लिबरलाइजेशन हो चुका था, प्राइवेट सेक्टर की कंपनीज, फॉरेन मनी इंडिया में आ रहा था। हिंदुस्तान की जो उस वक्त की जो युवा जनरेशन थी, वो बाहर की वैश्विक दुनिया से परिचित हो रही थी। मैं खुद उस वक्त कॉलेज से निकल के और काम करने बिजनेस के वर्ल्ड में आ रहा था। तो एक बहुत बड़ा चेंज होने वाला था, और उस चेंज के साथ जो फिल्में उन दिनों आई, जो ज्यादा करके जावेद साहब ने लिखी, अब जितनी भी हिट मूवीज उस टाइम की थी, उनकी जो भाषा थी वो उस वक्त के साथ चेंज हो रही थी। और ये मैंने उनके साथ अपनी एक पर्सनल कॉन्वर्सेशन में भी देखा है कि वो हमेशा वक्त के साथ रहते हैं, चाहे वो 10 साल पहले को हो या आज हो। वो हमेशा जानने की कोशिश करते रहते हैं कि अब क्या हो रहा है, अब क्या नया चीज हो रहा है। इंटरनेट का यूसेज हो, या लैपटॉप का यूसेज हो, या मोबाइल का यूसेज हो, वो हमेशा उसमें सीखने को तैयार रहते हैं। कई कई चीज़ें तो उनको हमसे भी पहले पता होती हैं, क्योंकि वो उन उसमें लगे रहते हैं। सो वो उनका एक उनकी पर्सनैलिटी का एक खास पहलू है कि वो इज ऑलवेज लाइव, इज ऑलवेज इन द प्रेजेंट। उनसे ज्यादा बात भी करो तो वो बहुत अपनी पुरानी उपलब्धियों को, या पुराने जो उनके अचीवमेंट्स हैं, उस पर बात नहीं करते हैं वो ज्यादा करके। वो अब क्या हो रहा है, आगे क्या करना है, किस तरह से दुनिया चेंज हो रही है, कैसे फिल्मों से टीवी, टीवी से अब डिजिटल मीडिया पे सब कुछ शिफ्ट हो रहा है, कैसे इंटरनेट मीडिया वर्ल्ड को इम्पैक्ट कर रहा है, उस सब पे वो ज्यादा बात करते हैं। विच इज हम लोग अक्सर उनसे कभी बैठते भी हैं तो वो पुरानी बातें पूछने की कोशिश करते हैं, या पुराने किस्से सुनने में मजा तो आता ही है सबको, लेकिन वो खुद बहुत ज्यादा उस पर फोकस करते नहीं है। So that is one of his greatest quality, that he is always living in the present, he is always trying to see कि what next now, जो हो गया उसको अब as we say that
bundle it and throw it in the Arabian Sea and look forward. So that's the kind of attitude वो लेके चलते हैं. मेरी अक्सर उनसे बहुत विश्व सिनेमा पे बात होती रहती है और अलग अलग भाषाओं में क्या हो रहा है उस पर बात होती रहती है. मैं काफ़ी ट्रैवल करता हूँ मेरे बिजनेस के सिलसिले में, तो जगह जगह जो मैं देखता हूँ वो मैं आके उनको बताता हूँ और वो उसको एक नए अंदाज में एक नए तरीके से उसको देखते हैं कि कैसे कैसे उसको एक कहानी में पिरोया जा सकता है, कैसे उसको यूज़ किया जा सकता है. बहुत सारी फ़िल्में जो मैंने उनकी पहले देखी, जो 80s 90s में आई, और उसके बहुत सारे कैरेक्टर्स जो हम पहले फ़िल्मी कैरेक्टर्स के रूप में देख लेते थे, उनको बाद में मैंने देखा कि वो बहुत कुछ कैरेक्टर्स उनके परिवार के, उनके दोस्तों के आस-पास के इलाकों से आते हैं. उनमें बहुत सारी जो उनकी क्वालिटीज़ हैं वो उठाई हुई लगती हैं कि अच्छा ये शायद फलां कैरेक्टर पापा ने यहाँ से उठाया है, या ये फलां नाम वहाँ से लिया है, या इस तरह का जो एक वो है वो मैंने देखा. अभी भी वो अब वो बहुत ज़्यादा एक्टिव नहीं है राइटिंग में. फ़िल्मी राइटिंग जिसको बोलते हैं, वो अब अपनी पसंद की राइटिंग करते हैं, जहाँ तक मैं समझता हूँ. कहानियाँ लिखते हैं, खाके लिखते हैं, बहुत पढ़ते हैं. आज भी उनको मुझे ऐसा कोई दिन याद नहीं पड़ता जब मैं उनसे मिलने गया हूँ और वो कुछ या तो पढ़ ना रहे हों या लिख ना रहे हों, और उनसे पूछता हूँ क्या कर रहे हैं, तो उनका एक बड़ा स्टैंडर्ड जवाब होता है, भाई दिहाड़ी कमा रहा हूँ. सो उनका जो जो काम है उसको वो आज भी इतने सालों के बाद भी, और उनकी बहुत लंबी जर्नी रही है. वो जर्नलिस्ट रहे हैं, उन्होंने प्रेस में काम किया है, अखबार निकाला है, थिएटर में बहुत काम किया है, बड़े-बड़े नामचीन डायरेक्टर्स के साथ काम किया है, बड़े-बड़े एक्टर्स के साथ काम किया है, उन सबसे उनकी दोस्ती रही है, और वो खुद बहुत बड़ा नाम हैं और रहे भी हैं. लेकिन उनका जो एक पैशन है अपने काम को लेके, उनका जो पैशन है पढ़ने को लेके, लिखने को लेके, वो दिन पे दिन बढ़ता ही जा रहा है. आप सुन पा बिल्कुल, रहे हैं? हाँ बिल्कुल. और मित्रों, आप में से कई लोग इस बात को जान ही रहे हैं कि बाजीगर के लिए उन्हें सर्वश्रेष्ठ पटकथा में फिल्म फेयर पुरस्कार से सम्मानित किया गया, और दिलवाले दुल्हनिया ले जाएंगे में सर्वश्रेष्ठ संवाद के लिए उन्हें फिल्म फेयर पुरस्कार से सम्मानित किया गया, और राजा हिंदुस्तानी फिल्म के सर्वश्रेष्ठ पटकथा लेखन के लिए उन्हें स्क्रीन अवार्ड से सम्मानित किया गया. ये कुछ ऐसे तथ्य हैं जिन्हें मैं बीच बीच में लाता हूं. लेखक तो अपनी धुन में जीता है और कई तरह की चुनौतियों को स्वीकारता हुआ, चिंतन मनन करता हुआ अपना काम करता है, जिसकी बात अमित जी कर रहे हैं कि जब भी जाइए वे लिखते हुए, पढ़ते हुए मिलेंगे. अभी अमित जी ने कुछ ऐसी रोचक बातचीत कही कि कैसे उनकी फिल्मों में आए कई कैरेक्टर्स में जावेद सिद्दीकी जी से जुड़े हुए चरित्रों की छवियां मिलती हैं. कुछ एक उदाहरण देकर इस बात को कहना चाहेंगे अमित जी? कोई ऐसा उदाहरण देकर हमारे दर्शकों के लिए? पता नहीं, अब थोड़ा पर्सनल हो जाएगा तो मुझे कहना चाहिए कि नहीं कहना चाहिए, नाम मत लीजिएगा जी. नहीं, लेकिन कई कैरेक्टर्स जो मैंने देखे हैं, अब देखिए बिल्कुल हूबहू कैरेक्टर तो आदमी नहीं उतारता है, लेकिन कुछ कुछ ट्रेट्स जो है वो ले लेता है. इसमें एक दो कैरेक्टर्स डीडीएलजे में आप मान सकते हैं, दो एक कैरेक्टर्स आप बाजीगर या डर फिल्मों में भी मान सकते हैं, जो ऐसा कोई बहुत सिग्निफिकेंट कैरेक्टर नहीं है. ऐसा नहीं है कि उन्होंने कोई शाहरुख खान के लिए कोई पिक्चर लिखी तो उसको किसी जान पहचान वाले आदमी से मिला दिया, पर कोई कॉमिक सीन, कोई कहीं पे कोई ऐसा कैरेक्टर जो कहीं बीच में थोड़ा इम्पैक्ट छोड़ता हो,
उसकी अगर आपको कुछ बैकग्राउंड, कुछ पृष्ठभूमि बनानी है, कुछ उसका बोलने का तरीका या किस तरह की बातें वो करता है, उस तरह से वो वो थोड़ा सा पिकअप किया हुआ मालूम पड़ता है। सो वैसा उसमें है। उसको बहुत ज़्यादा डिटेल में बोल पाना तो बड़ा मुश्किल है, क्योंकि ना तो मैंने उस पर कभी कोई ऐसा बहुत डिटेल्ड स्टडी किया, ना मेरी कभी उनसे इस तरह से बात हुई। लेकिन वो आप कभी कभी झलक पाते हैं उसमें कि अरे ये इंसान इस तरह से बात कर रहा है। वो फला मूवी में वो जो कैरेक्टर था वो भी ऐसे ही बात करता था। बहुत सारे लोग खाने को लेके बहुत बात करते हैं, या बहुत सारे लोग काफिया मिला के बात करते हैं, या बहुत सारे लोग एक पर्टिकुलर तरह से खड़े होते हैं, चश्मा पहनते हैं, इंग्लिश बोलते हैं, हरकतें करते हैं। वो सब कहीं कहीं आपको लगता है कि अरे ये ऐसा है या ये वैसा है। तो मोर लाइक दैट, देन एनीथिंग पर्टिकुलर, आई मीन एज ए सब्जेक्ट। जी बिल्कुल। और देखिए, अमित जी जो बात कह रहे हैं कि कैसे वे अधिक से अधिक सुनने में यकीन रखते हैं, किसी की विदेश यात्रा के संस्मरण हो या अपने ही देश में कहीं किसी शहर के किसी कस्बे के संस्मरण हो, क्योंकि लेखक कब कहां से क्या उठा ले और उसका इस्तेमाल कैसे वह कर ले, वह खुद भी नहीं जान रहा होता है। जो छोटे छोटे दृश्यों में हम अफसाने कहते हैं या फिल्में बनाते हैं, उनको रचना और उनको इस तरह से उन दृश्यों को एक दूसरे के साथ पिरोना कि वह एक मुकम्मल कहानी बन जाए, एक बांध रख सकने वाली कहानी बन जाए, यह भी आसान नहीं है। और खास तौर से तब जब एक बड़ा जन समुदाय आपके उस कार्य को कहीं ना कहीं मान्यता प्रदान करे, कहीं ना कहीं बिल्कुल। उसको पसंद करे। नहीं, बिल्कुल। अमित जी, आप जी। जावेद जी को घर के एक मुखिया के रूप में भी देखते हैं। उनके 4 बच्चे हैं, 2 बेटियां जी। और 2 बेटे, और वे इन सभी अपने परिवारों के बीच और इनकी बाद की पीढ़ियों के बीच सहज रूप से अपना गुजर बसर कर रहे हैं, अपने मन की चीजें लिख पढ़ रहे हैं, और वे इस अपने जीवन के इस 80वें बसंत जिसे वो पूरा करेंगे, उसमें भी एक युवा मन के साथ हमजोली के रूप में कहीं ना कहीं हमें दिखते हैं। तो बतौर घर का जो मुखिया, एक उदार रूप कहिए, एक सुलझी हुई शख्सियत कहिए, इसके कुछ उदाहरण देने हो कि जो उनका जो अपना अंदाज है ना, और कैसे सबको बांध कर चलने का जो हुनर है, इस पर कुछ बातचीत हो, कोई उदाहरण सही। जी, बिल्कुल। काफ़ी डेमोक्रेटिक पर्सनैलिटी है उनकी। मतलब वो ही बिलीव्स कि जिसको जो ठीक लगता है वो एज ए आई थिंक एज हेड ऑफ द फैमिली सब पे नज़र रखते हैं कि कौन क्या कर रहा है। एंड आई थिंक ऑलवेज मेक श्योर कि कोई गिरे तो उसको बहुत ज़्यादा चोट ना लगे। लेकिन वो सबको गिर के संभलने की, उठने के चलने की, वो सब पूरी परमिशन, पूरी आज़ादी उन्होंने दे रखी है शुरू से ही। जो मैंने देखा है उनके उनके बच्चों से मेरी दोस्ती भी रही है, और मैं आता जाता भी रहा हूँ, और परिवार के तौर पे भी मैंने उनको जाना है। वो सबको जो वो चाहते हैं, जो वो पढ़ना चाहते हैं, जो वो करना चाहते हैं, प्रोफेशन चेंज करना है, करियर चेंज करना है, किसी भी तरह का डिसीजन लेना है, आना है, जाना है, मैंने उनको कभी किसी पे रोक टोक लगाते या अपनी मर्जी थोपते हुए नहीं देखा। वो उनको कोई अगर अपनी मर्जी से बता देता है तो वो सुन के उस पर अगर राय मांगी जाती है तो दे देते हैं, नहीं तो वो ये मान के चलते हैं कि एक बार आदमी जब एक इस उम्र में पहुंच गया है कि वो अपने अच्छे बुरे का समझ सकता है, डिसीजन ले सकता है, तो उसके बाद फिर वो बहुत ज़्यादा बीच में दखल अंदाजी करते नहीं है। और ये सब चीज़ों में लागू होता है, ये सिर्फ कोई बड़ा डिसीजन में नहीं होता है। आप छोटी छोटी चीज़ें जैसे खाना खाने से लेके, कपड़े पहनने से लेके, वो सब चीज़ों में अपनी राय अगर मांगी जाती है तो ज़रूर देते हैं, और वो राय हमेशा ही बहुत कायदे की होती है, बहुत समझदारी की होती है।
उनको इतना एक्सपीरियंस है, उन्होंने इतनी दुनिया देखी है और तरह तरह से देखी है, और जैसा उनका काम है जिसमें वो एक तो 50-60 साल काम तो बहुत लोग करते हैं, लेकिन वो शायद एक ही ट्रैक पे करते हैं, एक ही क्या बोलेंगे उसको, एक वर्टिकली ग्रो करते जाते हैं। लेकिन बिकॉज उनका काम राइटिंग का रहा है, अलग अलग मूवीज, अलग अलग स्क्रिप्ट, अलग अलग कैरेक्टर्स उन्होंने लिखे हैं, उसके लिए उनको पढ़ना, समझना, देखना बहुत पड़ता है। और इसलिए उनका जो अनुभव है, उनका जो ज्ञान है, वो थोड़ा थोड़ा अलग है, थोड़ा ज़्यादा है नॉर्मल लोगों से, और वो दिखता भी है उनकी बातों में, और उनके जो उनके साथ जो चर्चाएं होती हैं, उनके साथ जो बातें की जाती हैं। मैंने भी जब भी मैं अपने कोई डिसीजंस लेता हूँ, कभी भी कुछ करता हूँ, तो अक्सर उनसे बात करता हूँ, तो वो उस पर जो ओपिनियन अपनी देते हैं, वो बहुत ही टू द पॉइंट होती है, और बिना समझे हुए, बिना जाने हुए नहीं देते हैं। मतलब एक तो ये कि वो जिस फील्ड से वो आते हैं, उस फील्ड का अनुभव तो उनको ज़बरदस्त है, लेकिन मैं जिस स्पेस से आता हूँ, वहाँ पे उनका अनुभव उतना ज़्यादा शायद नहीं है। तो वो पहले समझते हैं कि ये जो कह रहा है, पूछ रहा है, क्या करना चाह रहा है, उसके बाद सोच समझ के फिर जो भी उनको सलाह देनी होती है वो देते हैं। वो एक उनकी बहुत ज़बरदस्त क्वालिटी है। उसमें वो पुराने अपने एक्सपीरियंस जो है वो सुनाते हैं कि ऐसा हुआ था, मैं यहाँ गया था तो वहाँ ऐसा देखा था, या वहाँ गया था तो ऐसा देखा था। और उनके साथ मैंने जब भी मैं परिवार से भी जुड़ा, तभी मैंने देखा कि उनके यहाँ जो भी फेस्टिवल होता था, फंक्शन होता था, बर्थडेज मनाए जाते थे, बर्थडेज मनाने का उनको बहुत एक अलग पैशन है। तो मेरे ख्याल से घर में जितने लोग हैं, और अब तो काफ़ी बड़ा परिवार भी है, सबके बर्थडेज वो याद रखते हैं, सबके बर्थडेज वो बड़े शौक से मनाते हैं, विश करते हैं, और जितना हो सके उस बर्थडे में सब लोग कोशिश करते हैं कि वो आए, शरीक हों। और मैंने शुरू से ही देखा कि वो एक जो परिवार था उनका बड़ा, जो उन्होंने बना के रखा हुआ था, वो हर इवेंट में हर जगह प्रेजेंट रहता था, और सब लोग कोशिश करते थे कि वो उसको जितने अच्छे से हो सके मना सकें। ऐसे ही सारे फेस्टिवल, चाहे वो दिवाली हो, चाहे वो होली हो, चाहे वो ईद हो, चाहे वो क्रिसमस हो, सब इट्स अ वेरी सेक्युलर एनवायरनमेंट। हर त्योहार, हर फेस्टिवल उतने ही जोश के साथ मनाया जाता है। कहीं पे कोई डिफरेंस मैंने देखा नहीं आज तक। सो वो एक अपने आप में वो जो एक फैमिली कल्चर जो बन गया है, वो उनकी पर्सनैलिटी का ही एक इम्प्रेशन है। सब लोग जो भी सोचते हैं, करते हैं उनके फैमिली में, वो उसमें उनकी सोच, उनकी जो अपब्रिंगिंग है बच्चों में, वो दिखती है। एंड आई थिंक दैट्स अ ब्यूटीफुल पार्ट ऑफ द विसाख। जी। और मित्रों, अब हम लोग कुछ उनके नाटकों पर बातचीत करते हैं। अमित अग्रवाल जी अपनी एक खास राय रखते हैं उनके नाटकों को लेकर, जिन उन्होंने, आप जानते हैं, जावेद सिद्दीकी जी ने कई सारे नाटक लिखे हैं, और उस पर कल भी चर्चा हुई, तुम्हारी अमृता पर, सालगिरह पर, और कई और नाटकों पर चर्चा हुई, आगे भी होगी ही। अमित अग्रवाल जी भी जावेद सिद्दीकी जी के लिखे हुए कुछ नाटकों का मंचन देख चुके हैं, कई बार घर में रहते हुए भी, और बतौर इनकी अपनी एक रुचि के कारण भी। तो जब आप उन नाटकों को देखते हैं तो कैसे किस तरह के आपको अनुभव होते हैं, क्योंकि आप उस नाटककार को भी अपने परिवार में देख रहे हैं, और वह नाटककार घर में जिस रूप में है, जिन सादे लिबास में है, जब अपनी कलम से उस तरह के तनावों को, रिश्तों के तनावों को, या रिश्तों की खूबसूरती को, या रिश्तों के एहसास को शब्दों में बयान करता है, और जब आप या हम में से कोई और उस नाटक को, उस काम की बारीकी को देखते हैं, तब कैसा महसूस करते हैं, और फिर
किसी नाटक का मंचन देखने के बाद कभी उनसे बातचीत हुई तो किस तरह की बातचीत होती है? अमित जी। जी, तक नाटकों का सवाल है और उनकी तो एक नाटक का जो कैरेक्टर्स हैं, उसका जो फ्लो है, उसकी जो कहानी है, उसमें जो लिखा कहा गया है वो है, वर्सेस पापा की मतलब जावेद साहब की अपनी पर्सनैलिटी, वो दो बहुत ही डिफरेंट अलग अलग चीज़ हैं। आप अगर मुझे बिना बताए हुए कोई बोले कि ये नाटक जावेद साहब ने लिखा है, तो मैं शायद पहली बार पे तो उस पर यकीन ही ना करूं, क्योंकि वो उनकी जो अपनी पर्सनैलिटी है वो उसमें कहीं भी दिखती नहीं है। वो वो हर नाटक के हर कैरेक्टर की हर कहानी में वो जो कैरेक्टर की जो स्थिति है, वो जो कहना चाह रहा है, वो जो बोलना चाह रहा है, वो जिस मनोस्थिति से गुजर रहा है, वो बोलते लिखते हैं। उसमें उनका अपनी अपनी शख्सियत का या अपनी पर्सनल जिंदगी का कहीं से भी कुछ 1% भी कुछ नहीं होता है। और मैंने जो पर्सनली उनके नाटक, कुछ नाटक तो ऐसे हैं जो कई कई बार देखे हैं, तो वो नाटक जब आप पहली बार देखते हैं तो नाटक देखने में बड़ा मजा आता है, क्योंकि वो नाटक होते इतने अच्छे हैं, वो प्लेज इतने अच्छे लिखे गए हैं और उनकी परफॉर्मेंस भी इतनी अच्छी है। लेकिन मैं दूसरी बार से नाटक कम और वो लोगों के रिएक्शंस देखने में ज़्यादा मज़ा आता है मुझे, क्योंकि वो जिस तरह से उन कैरेक्टर्स के साथ हंसते हैं, रोते हैं, वो जो लाइव एक एक्सपीरियंस होता है, वो आपको फिल्मों में उतना देखने नहीं मिलता है, क्योंकि फिल्म में आपको पता है क्या होने वाला है, ऑडियंस के साथ आप उतना कनेक्ट नहीं कर पाते और फिल्म में आप उतनी ज़्यादा बार बार देखते भी नहीं। लेकिन नाटक में क्या होता है कि जैसे तुम्हारी अमृता का नाम आपने लिया, वो अपने आप में बड़ा ही ड्रामेटिक प्ले है, बहुत ज़्यादा वो बहुत ज़्यादा इमोशंस हैं उसमें, अलग अलग किस्म के हैं उसमें, थोड़ा इंसान हंसता भी है, रोता भी है, रोमांटिक भी है, थोड़ा सौरो भी है, सब कुछ है उसमें। और वो इतना इतना सिंपल तरीके से परफॉर्म किया जाता है कि उसमें इंसान की जो सारी फोकस है वो कैरेक्टर्स क्या बात कर रहे हैं सिर्फ उस पर रह जाता है, क्योंकि उसमें और कुछ सेट नहीं है, कोई मोशन नहीं है, कोई मूवमेंट नहीं है, कोई कॉमेडी नहीं हो रही है, कोई गा नहीं रहा है, कोई भाग नहीं रहा है, कोई कोई सेट चेंज नहीं हो रहा है। तो सारा जो एक अटेंशन है आपका, वो नाटक होल्ड करके रखता है जितनी भी देर वो खेला जाता है, और वो कमाल का एक्सपीरियंस होता है। और उस एक्सपीरियंस में जब लोग शुरू में इंगेज होना शुरू होते हैं, फिर धीरे धीरे हंसते हैं, फिर रोते हैं, फिर हंसते हैं, फिर रोते हैं, फिर एंड आता है उसका, वो बहुत ही अपने आप में एक एक्सपीरियंस है जो मुझे करने में बड़ा मजा आता है पर्सनली। और फिर उसके बाद जब जावेद साहब खुद स्टेज पे आते हैं, अगर वो वहाँ मौजूद हो तो लोगों का जो एक अप्रिसिएशन होता है उनके लिए, और वो एक एक जो लोग फील करते हैं कि ये इंसान है जिसने ये सब लिखा और सोचा, वो वो बड़ा खूबसूरत है। ऐसे ही उनके जो बाकी कुछ नाटक अभी रिसेंटली आए जो रिलेशनशिप्स को लेके हैं, कुछ कॉमिक भी हैं, वो सब अपने आप में शानदार हैं, अपने आप में अलग अलग एग्जाम्पल्स लिए हुए हैं, अपने अलग अलग एक उनकी सिचुएशन है, एंड दे हैव बीन सक्सेसफुल ऑल ओवर द वर्ल्ड। किसी मतलब दे आर बियॉन्ड एनी 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 कल्चरल अलाइनमेंट, एनी रिलीजियस अलाइनमेंट, एनी, उनके जो कैरेक्टर्स हैं वो किसी धर्म की या किसी कंट्री की या किसी रीजन की भाषा नहीं बोलते हैं, वो इंसानी इमोशंस की भाषा बोलते हैं, वो हर जगह पे सेम होती है। एंड आई थिंक दैट्स अ ब्यूटी ऑफ हिज कैरेक्टर्स, कि वो आप कहीं भी उस प्ले को कर लीजिए, उनके प्लेज इंडिया में तो होते ही हैं, बट यूएस में, यूरोप में, सिंगापुर में, दुबई में बहुत सक्सेसफुली होते हैं। और उसका एक बहुत बड़ा रीज़न ये है कि वो लोग जो उसको देखने वाले हैं उससे कनेक्ट कर ले जाते हैं, वो भाषा समझते हो ना समझते हो, जैसा भी उसको करते हो, लेकिन उनके जो इमोशंस हैं, उनकी जो कहानियां हैं, उनके जो इवेंट्स हैं, जो भी स्क्रिप्ट है उसकी, वो अपने आप में it's not dependent on the medium of the language. So वो मैंने उनका सब जगह देखा है, चाहे उनके पुराने नाटक हों, चाहे वो एडेप्टेड हों या किसी स्टोरी से इंस्पायर्ड हों, या उनके पूरे ओरिजिनल हों, वो उनको चाहे कोई बहुत बड़ा नामी गिरामी एक्टर प्ले कर रहा हो या कोई नया एक्टर प्ले कर रहा हो, पर वो उनका जो सबका जो एक ऑडियंस को होल्ड करने की जो कैपेबिलिटी है उन सारे प्लेस की, वो करीब करीब समान है।
ऑफ कोर्स कुछ नाटक तुम्हारी अमृता जैसे बहुत ज़्यादा एक हिट हो जाते हैं, उनका एक अपना एक अलग स्टैंडर्ड बन जाता है, एक अलग स्टेटस बन जाता है, बट अदरवाइज ऑल्सो अगर आप बाकी के नाटक भी देखें तो वो दे आर इक्वली गुड. So that's the beauty of his writing, that it it talks the language of the characters, it talks the language of the situation, and it's human emotions all over the place. So मुझे तो बड़ा मजा आता है, और जब भी होता है मैं कोशिश करता हूँ अगर मैं उस जगह पे मौजूद हूँ और मैं वक्त से पहुंच सकता हूँ तो मैं जाता जरूर हूँ. उनसे घर पे भी इन सबको लेके अक्सर चर्चा होती रहती है, और वो बताते भी हैं कि भाई इसके पीछे क्या सोच थी, ये कैरेक्टर क्या सोच रहा था, ये किस बैकग्राउंड से आता था. और उनकी जो लैंग्वेज भी होती है वो बहुत सरल होती है, उसमें कोई वो बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्ट वर्ड्स डाल के, डिफ़िकल्ट फ्रेजेस डाल के उसको उसमें अपना ज्ञान दिखाने की कोशिश नहीं करते हैं. वो कोशिश उनकी ये होती है कि जो कैरेक्टर्स बोल रहा है वो देखने वालों की समझ में आए. एंड आई थिंक ही हैज बीन वेरी सक्सेसफुल इन दैट. जी जी, एक अच्छी बातचीत रही अमित अग्रवाल जी आपके साथ, और हमने लगभग उनके हर पक्ष पर चर्चा की. दो पक्ष जो उनके और हैं, एक जो रेखांकन वे लिखते हैं, जो पर्सनल स्केचेज, परिवार से जुड़े हुए लोग, रामपुर से जुड़े हुए लोग, फिल्म से जुड़े हुए लोग, साहित्य और रंगमंच से जुड़े हुए लोग वे हैं, और दूसरी तरफ उनकी कई कहानियां भी हैं. क्या कभी कोई ऐसा अवसर आया कि आप उन्हें पढ़ सके, या कई बार वे स्वयं अपने किसी नाटक या अपने किसी अफसाने को घर वालों के बीच रीडिंग भी देते हैं, उन्हें सुनाते भी हैं, उनकी राय भी लेते हैं? तो कभी कोई ऐसा अवसर मिला कि उनका कोई स्केच या उनकी कोई कहानी आप पढ़ सके या सुन सके? जी, स्केचेस तो मैंने लगभग सारे ही पढ़े हैं. ओके. कहानियां चूंकि मुझे उर्दू पढ़नी नहीं आती है तो मैं अभी तक सारी पढ़ नहीं पाया. जैसे जैसे उनका ट्रांसलेशन हो रहा है वैसे पढ़ रहा हूँ जी. और एक दो बार वो जो सुनाते हैं, जो घर पे जो उसका आर्टिकुलेशन देते हैं, वो भी मैं सुना हूँ, और उसका एक अपना अलग आनंद है. चूंकि वो जिसने वो लिखा है, जिसने वो रचा है, उसी के ज़बानी जब आप सुनते हैं तो उसका जो एक पैशन है, जो उसकी एक एक शब्द जो उन्होंने लिखा है, उसको किस उस शब्द में कितना वजन डालना है, वो जब वो खुद बोलते हैं तो ज़्यादा समझ में आता है, क्योंकि उन्होंने बहुत सोच समझ के लिखा होता है. तो वो अपने आप में एक अलग एक्सपीरियंस होता है. रही बात उनके खाकों की, वो मैंने पढ़े हैं सारे ही, और वो बहुत मज़ेदार है. मतलब वो किताब मेरे घर में इधर उधर रखी रहती है, और कभी उसको जब भी उठा लो तो वो भले ही वो कई बार की पढ़ी हुई है, पर जब भी उठा लो तो उसको पूरी पढ़े बिना आप छोड़ नहीं सकते. वो इतनी मज़ेदार है, वो इतनी आप उसको इतना रिलेट कर सकते हैं. उसमें जितने भी लोगों के बारे में लिखा गया है, मैं उनमें से किसी से नहीं मिला, ना कभी किसी से बात की है, ना कभी किसी को पर्सनली जाना है, क्योंकि वो बहुत पुराने उनके जाने हुए लोग हैं, दोस्त हैं, यार हैं, या जिनके साथ उन्होंने काम किया वो हैं. लेकिन उससे कुछ फ़र्क पड़ता नहीं है. आप वो चाहे नामचीन लोग हों या ऐसे लोग हों जिनसे वो पर्सनली कनेक्टेड रहें, आप उनको जानते हो या ना जानते हो, आई थिंक एक 8-10 लाइन पढ़ने के बाद आप उनको जानने लगते हैं, आप उनसे परिचित हो जाते हैं, और आप उनकी ज़िंदगी का हिस्सा बन जाते हैं. उसके बाद फिर आप उसमें बहते चले जाते हैं, आप उनकी राइटिंग का मज़ा लेते हैं. आप जो कुछ भी वो कहना चाह रहे हैं, जो कुछ भी वो लिखना चाह रहे हैं, जो एक कहानी आपको सुनाना चाह रहे हैं, एक पिक्चर आपको दिखाना चाह रहे हैं, वो सब देख लेते हैं उसमें, उन 10-12 पन्नों की जो खाके हैं या जो कहानियाँ हैं. उसमें बहुत सारे खाके बहुत मशहूर लोगों पे लिखे गए हैं, और बहुत सारे खाके ऐसे लोगों पे लिखे गए हैं जो उनके नाते रिश्तेदार थे, जिनके साथ वो पले बड़े हुए. उनकी अपनी गाँव की कहानियाँ, शहर में आने की कहानियाँ, वो सब उसमें मिलती हैं. आप जब उनको पढ़ते हैं तो आप उनको भी एज ए ह्यूमन बीइंग, एक इंसान की तरह जानते हैं वो. और चूंकि आप उनको मेरे लिए एडवांटेज ये है कि मैं उनके साथ उठता बैठता हूँ, उनके साथ बात करता हूँ, उनको जानता हूँ,
तो I can relate to it in a different way, in a better way. और क्या कहूँ, बस यही सब है जी। बहुत ही अच्छी बातचीत रही मित्रों अमित अग्रवाल जी के साथ, और समय भी काफी हो गया है, लगभग हम 40 मिनट से ऊपर की बातचीत कर चुके हैं। और बस मैं तमाम मित्रों का धन्यवाद करता हूं कि वे लोग इस कार्यक्रम को देख रहे हैं देश दुनिया के अलग अलग हिस्सों से। और अमित जी का एक बार पुनः अभिनंदन कि उन्होंने हमारे लिए समय निकाला और हमारे समय के एक जाने माने रचनाकार पर अपनी बात रखी, अपनी राय दी। बहुत बहुत शुक्रिया अमित जी, धन्यवाद। धन्यवाद कुमार साहब, बड़ा अच्छा लगा आपसे बात करके। शुक्रिया, शुक्रिया। थैंक यू।